हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने केमिस्ट्री का डीजे। कल बच्चों हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किया था और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस तरीके से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्केन्स, इन सभी की नेमिंग को, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइंस, इन सभी की नेमिंग को समझ लिया था। आज हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसके और आगे के एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था और मैं फिर कह रहा हूं कि हमने फिजिक्स में भी जो भी क्वेश्चन यहां रिवाइज किए ऑनलाइन इस सेशन में, लाइव सेशन में, उनमें से काफ़ी कुछ मैच करता हुआ क्वेश्चन पेपर आपका फिजिक्स का था। और यही मेरा आपसे विश्वास जुड़ा हुआ है कि जो भी हम केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे दैट डेफिनेटली यू विल फाइंड इन योर कमिंग केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से जुड़ें, समझें इसे, क्योंकि ये मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको फोकस करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स, दैट मीन्स एक्स है यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यानी कि हैलोजन्स, और इसीलिए इसको हम कहते हैं हैलो ग्रुप। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं हम? हैलो ग्रुप कहते हैं। अब इसके लिए नेमिंग की बात करें हम, तो हम कोई भी एल्केन लिया, उसमें से हमने हाइड्रोजन हटाया और X जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा एल्काइल और X। ठीक है जी, तो अब इसके कॉमन नेमिंग में हम यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेमिंग का जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। और IUPAC के लिए दैट विल बी हेलो एल्केन। तो ये मैंने आपको जनरल, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं उसमें सीधी वैल्यू रखनी होती है और आंसर आ जाता है, तो उसी तरीके से सीधी हमने इसके अंदर वैल्यू रखनी है और हमें कुछ नहीं करना। जैसे सपोज कीजिए CH3 हमको दे दिया गया Br, CH4 का एक हाइड्रोजन हटा दिया गया और उसकी जगह Br लगा दिया गया। तो अब यहां पर CH3 को हम क्या कहेंगे कॉमन में? मिथाइल। एल्काइल की जगह क्या आ जाएगा? मिथाइल। और हैलाइड की जगह आ जाएगा ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो गया? मिथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। इसी तरीके से IUPAC में ये ब्रोमाइड आगे आ जाएगा हेलो बनकर। हेलो मतलब ब्रोमो, ब्रोमो। अब एक कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एन, तो क्या नाम हो गया? ब्रोमो मीथेन। इसी तरीके से CH3CH2Br, या यहां ले लिया हमने Cl, तो इसका नाम कॉमन इथाइल, क्योंकि अब दो कार्बन है तो इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दी तो इथाइल, और Cl का हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है जी, इसी तरीके से IUPAC, अब क्लोराइड आगे आ जाएगा किस फॉर्म में? क्लोरो और इथेन। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने लिया C3H7Cl ले लिया। नेक्स्ट, अब इसके हमारे पास दो बन सकते हैं, एक तो CH3CH2CH2Cl और एक बन जाएगा CH3CHClCH3। ठीक है जी, तो अब इसके कॉमन नेमिंग के लिए कल मैंने आपको बताया था स्ट्रेट चेन में हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि अब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट गई तो YL जुड़ जाएगा प्रोपाइल, और Cl का आ गया आपका
क्लोराइड। और IUPAC में ध्यान रखेंगे आप, नेमिंग आपको वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेमिंग आपको वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 हमने नेमिंग स्टार्ट कर दी उस कार्बन से जिस पर फंक्शनल ग्रुप यानी कि Cl जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अब सबसे पहले नंबर आएगा 1 क्लोरो, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एन, तो नाम क्या हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम मैंने कल बताया था, जब एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ होता है तो उसे हम आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो। आइसो 3 कार्बन है, प्रोप, प्रोपाइल और Cl से हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है जी। और IUPAC नेमिंग में हो जाएगा ये आपका, इसका नाम 1 2 3। ठीक है जी। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ गई जी बात? क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए जी, अगर हम ले लेते हैं अब C4H9Br, C4H9Br, तो इसका पहला बनेगा स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 Br। इसका दूसरा बनेगा साइड चेन आ जाएगी एक बीच में, कल तरीका आपको बताया था, सेम तरीका फॉलो करना है। और 2 साइड चेन अगर आ जाएंगी तो हमारे पास इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। हमारे पास इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? 3। अब इनके सभी के नेम, कॉमन नेमिंग इसकी हो गई, जल्दी बोलिए फटाफट। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी। IUPAC में 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें हम तो कॉमन नेमिंग में नेक्स्ट में देखो जी, एक कार्बन 2 से घिरा हुआ है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी। और IUPAC नेमिंग हो गई इसकी तो 1 2 3। अब 2 पर आ गया मिथाइल तो 2 मिथाइल। ठीक है जी। 1 पर हो गया ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल। ठीक है जी। 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है तो उसे कॉमन नेमिंग में हम नाम देते हैं टर्शरी, तो दैट बिकम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये IUPAC में हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है हमें, तो ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, एक 2 पर एक साइड चेन है, दूसरी तरफ फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से ये इसके आइसोमर्स हो गए और साथ की साथ हमने इसके IUPAC नेमिंग को भी समझ लिया, कॉमन भी और IUPAC भी। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट ले लिया अब हमने C5H11Cl सपोज करिए। ठीक है जी, तो इसका पहला मेंबर होगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और Cl।
दूसरा मेंबर होगा इसका CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। तीसरा मेंबर होगा इसका CH3 C CH3 CH3 और CH2 Cl। ठीक है जी, पहले एक साइड चेन फिर दो साइड चेन आ गई। अब इसके IUPAC नेमिंग को और कॉमन नेमिंग को अगर हम देखें तो कॉमन नेमिंग अगेन नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, और IUPAC हो गया इसका 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन। इसी तरीके से दूसरे की बात करें अगर हम, तो कॉमन नेमिंग में आइसो पेंटाइल क्लोराइड और 1 2 3 4 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट कॉमन नेमिंग, जब एक कार्बन 4 से घिरा हुआ होता है चारों तरफ, कल आपको बताया था नियो कहते हैं उसे, तो दैट इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेमिंग इसकी हो जाएगी 1 2 3, 2 पर ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रही है जी बात? तो इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं इजीली, और ये एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए भी और नेमिंग के लिए भी। ठीक है जी। अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पर हम एल्केन में अब ये हटा दें, हेलो ग्रुप की जगह अब हम ले लें एल्कोहल ग्रुप OH, जिसे हम कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। तो क्या चेंजेस होंगे? यहां पर आ जाएगा प्लस OH, और ये बन जाएगा जी आपका OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। और अब इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल एल्कोहल। और IUPAC के लिए सिंपल सी आपको बात ध्यान रखनी है, और वो ये है, जो भी एल्केन होगा उसका E हटेगा और OL जुड़ जाएगा। जो भी E की जगह हमें OL लाना है, E हटाना है उसकी जगह OL लाना है, E हटाना है उसकी जगह OL लाना है। ठीक है जी। अब सब जगह यही करिए, हमने क्या रख दिया? OH। क्या रख दिया? OH। क्या रख दिया? OH। OH OH। तो सब जगह हमने अब कर दिया OH। ठीक है जी। तो अब नाम में क्या चेंजेस आएंगे देखिए जी। नाम में अब क्या कहेंगे इसको? मिथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम में क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और IUPAC में मीथेन। ठीक है जी। और क्या करेंगे? E हटा देंगे और क्या लग जाएगा? OL। और क्या नाम बन जाएगा? मिथेनॉल। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और
IUPAC नेम में इथेन में से क्या हटाना है, लास्ट का ई, और क्या जोड़ देना है, OL। तो क्या नाम बन गया, इथेनॉल। ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे हम, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और IUPAC में हम लेंगे, ये क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन यहां आ जाएगा आपका 1 और OL, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और IUPAC हो जाएगा आपका 2 आ गया, तो प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि 2 पर OH ग्रुप आ गया, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब आप इसी तरीके से यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा C3H5OH। ठीक है जी। सब जगह क्या कर चेंज कर देंगे हम, सब जगह लगा देंगे OH। ठीक है। अब इस बेसिस पर इसका नाम सबसे पहला नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC में ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। और जो कॉमन नेम आपका IUPAC हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका 2-मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 ऑल। और इसी तरीके से इसमें आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और IUPAC में 2 ब्रोमो 2 मिथेन 2 ब्रोमो मिथेन, सॉरी 2 ब्रोमो कह रहा हूं, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 2 पर मिथाइल प्रोप एन और 2 पर ही ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा यहां पर आ जाएगा अगेन OH, यहां पर आ गया हमारा OH, यहां पर आ गया हमारा OH, और यहां पर आ गया हमारा OH। अब इस बेसिस पर हम चेंजेस करेंगे, तो देखिए चेंजेस, नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और ये हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। ठीक है जी। ऐसे ही आइसोपेंटाइल एल्कोहल। ठीक है जी। और IUPAC नेम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन
वन ऑल। और इसी तरीके से ये नियोपेंटाइल एल्कोहल, और IUPAC हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा आपका 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन प्रॉप एन 1 ऑल। तो इस तरीके से आपने 2 फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीख ली। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, CO। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप, अब ये इसके साथ खास बात क्या है? इट इज दिस कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। इसको हमें मेन चेन में इंक्लूड करना है, ये अच्छे तरीके से हमें ध्यान में रखना है। दिस कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। अब ये 3 तरीके से आपके सिलेबस में है, दैट इज इन ऑफ 3 टाइप, कि एक तो यही सेम इसी तरीके से, तो उसे कहते हैं हम कीटोन ग्रुप। ठीक है जी, CO फॉर्म में ही। अगर इसमें एक CO की जगह एक वैलेंसी पर H आ गया तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है जी। और अगर एक पर OH आ गया तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस तरीके से ये आपके 3 तरीके से सिलेबस में है कि कीटोन ग्रुप जब CO की दोनों वैलेंसी फ्री हो, एल्डिहाइड ग्रुप जब एक पर हाइड्रोजन आ गया, और जब एक पर OH ग्रुप आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है जी। अब इसका सबसे पहला ही मेंबर अगर हम लेते हैं तो भैया वो मिनिमम मेंबर 3 कार्बन वाला होगा, क्योंकि 3 कार्बन से छोटा इसका कोई भी मेंबर पॉसिबल नहीं है। तो इट्स फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कीटोन फैमिली इज द CH3COCH3। अब इसके कॉमन नेमिंग में 2 नाम हैं इसके कॉमन में। इसे हम एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। और IUPAC में, सॉरी, कॉमन नेमिंग में दूसरा नाम है इसका, और इसको हम दोनों तरफ मिथाइल है इसलिए 2 डाई मिथाइल और कीटोन, इस तरीके से इसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। IUPAC की बात करें हम तो IUPAC नेमिंग में इसका नाम होगा, देखिए 1 2 3। ठीक है जी, 3 कार्बन प्रॉप एन। ठीक है जी। अब यहां से आपको E हटाना है। ठीक है जी, क्या करना है? E हटाना है और नंबरिंग रख देनी है, और ONE जोड़ना है। क्या जोड़ना है इसके लिए? ONE। E हटाओ, ONE जोड़ दो। क्या जोड़ना है? ONE। क्या जोड़ना है? ONE। जैसे कि हमने दूसरा लिया CH3 CH2 CO CH3, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है जी। और IUPAC नेम की अगर हम इसकी बात करेंगे सो दैट विल बी, IUPAC नेम हो जाएगा इसका, देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए, ब्यूट एन, और 2 पर 2 ऑन, तो नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। और इस तरीके से आप मल्टीपल प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। अब इसका पहला मेंबर होता है जी HCHO, यानी कि एक तरफ और हाइड्रोजन आ गया इस तरीके से, दैट इज इट्स फर्स्ट मेंबर। तो ये
चींटी के डंक से निकाला जाता है, इसलिए इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मा मीन्स होता है एंट, एंट मतलब चींटी। तो चींटी जो हमें डंक मारती है जिससे रेडनेस आ जाती है, थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है, स्वेलअप कर जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। उस फॉर्मिक एसिड से इसको निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फॉर्म मीन्स एंट। एल्डिहाइड है ये, तो फॉर्म यानी कि चींटी से निकाला गया एल्डिहाइड। अब आईयूपीएसी नेम जो है इसका भैया, तो वो आईयूपीएसी नेम है इसका एक कार्बन मीथेन। और मीथेन में आप इसके साथ क्या जोड़ देंगे? ई हटाकर अल जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनल। तो इसका नाम हो गया मिथेनल। इसी तरीके से दूसरा है हमारा मेंबर इसका CH3CHO। इसका कॉमन नेम है आपका एसिड एल्डिहाइड। ये एसिटिक एसिड से निकाला जाता है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है जी। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन इथेन। अब ई हटाना है और अल जोड़ देना है, तो क्या नाम हो गया? इथेनल। क्या नाम हो गया? इथेनल। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब आपका पहला मेंबर, इसका भी क्या होगा? HCOOH, यानी कि हमने एक कार्बन पर हाइड्रोजन ले लिया, तो ये पहला इस कंपाउंड बन जाता है इस फैमिली का, और इसका नाम है एक ये फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटी के डंक में फॉर्मा, फॉर्मा मीन्स एंट, तो ये चींटी से निकाला गया है। ठीक है जी। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका, एक कार्बन है तो मिथेन। ठीक है जी। और ई हटाकर इसमें जोड़ना है हमें ओइक एसिड। क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही दूसरा मेंबर हो गया इसका CH3COOH, और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका जी बिल्कुल इथेन। ई हटाकर हमने इसमें जोड़ देना है ओइक एसिड। और इस तरीके से ये आप सबकी नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है बच्चों, कि इसमें तो आपको ई हटाना है, क्या जोड़ना है? ONE। ठीक है जी, ONE। यहाँ पर ई हटाना है, उसकी जगह क्या जोड़ना है? अल। और यहाँ पर ई हटाना है और इसको जोड़ना है हमें ओइक एसिड। तो इनमें सभी में ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं इनको? सफिक्स। Al क्या है? एक सफिक्स। ऑन क्या है? एक सफिक्स। और इसी तरीके से ओइक एसिड क्या है? एक सफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद में यूज किए जाए। जैसे हिंदी में पढ़े हैं आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं ना, तो उसी तरीके से जो बाद में जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं वर्ड रूट के, और जो पहले जुड़ता है, जैसे आपने यहां पर जोड़ा, जैसे ये जोड़ा आपने, ये मिथाइल पहले लिख रहे हैं आप, तो इसे कहेंगे प्रीफिक्स। क्या कहेंगे इसे? प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के। अब प्रॉप हमारा क्या है? वर्ड रूट। तो जो वर्ड रूट के पहले जुड़े वो प्रीफिक्स, जो बाद में जुड़े वो सफिक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी।
क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, तो जिसमें अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपको पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट आइसोमर्स बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है, किस तरीके से आइसोमेरिज्म आएगी, तो वो आपको मैंने दोनों तरीके के बता दिए हैं। आपको मैंने चेन आइसोमर्स भी बता दिए हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी बता दिए हैं, तो वो दोनों हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है अब आपका हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स। ठीक है जी, क्या आता है? देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, जिसमें पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स मतलब एफिनिटी, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव, आसानी से ये रिएक्शन करना नहीं चाहते, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक है जी, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। नेमिंग मैंने आपको सारी इसकी बताई दी है भाई। मीथेन सबसे पहला मेंबर, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेकेन तक आप इन्हें इजीली बना सकते हैं। आइसोमेरिज्म भी हम दोनों की कर चुके हैं। ब्यूटेन के 2 बनते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और पेंटेन के 3 बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तीनों की नेमिंग मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, उसके बाद ये इसे मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये मार्शी एरियाज में पाया जाता है। CH4, जो CH4 है दैट इज नेम्ड एज मीथेन और ग्रीन हाउस गैस, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, और दैट इज आल्सो नेम्ड एज मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है, मार्शी एरियाज में, और साथ ही साथ ये कोल माइंस में भी मिलती है। ठीक है, वहां पर भी इसका ट्रेसेस पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से, और जितने भी गाय, भैंस, बकरी ये होते हैं, ये सेल्यूलोज चबाते हैं, पत्तियां, वो जब उसको वो खाते हैं तो उनके मुंह से भी भाप के तौर पर, वेपर के तौर पर मीथेन गैस निकलती है। तो ये मीथेन गैस इन सभी चीजों में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब समझ गए सभी, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रन होता है। ये इस तरीके से होगा आपका, जैसे कि एक पिरामिड होता है, टेट्राहेड्रन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। ठीक है, 109.25 के लिख सकते हैं आप, या 0.28, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 5 मिनट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसको कहते हैं टेट्राहेड्रोन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रोन। ठीक है, पिरामिडल शेप होती है ये, जैसे पिरामिड की शेप होती है उस तरीके से। अब इसकी प्रिपरेशन समझते हैं, लैब मेथड, जो एग्जाम में आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। दैट्स अ कंफर्म क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत बार बोर्ड में ये आ चुका है, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे। हमने लिया जी CH3COONA, क्या लिया हमने? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या लिया हमने? सोडियम एसीटेट। क्या लिया हमने? सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट की रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है। देखिए भाई, जो NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन है, ये हम 3:1 के रेशो में लेते हैं। 3 हिस्से, 3 पार्ट्स NaOH और 1 पार्ट CaO।
अब NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा, NaOH को क्या कहते हैं हम? कास्टिक सोडा। और CaO को कहते हैं क्विकलाइन। ठीक है जी। अब इन दोनों के लास्ट के वर्ड्स ले लिए और इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम बन गया सोडा लाइम। क्या बन गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का? सोडा लाइम। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, जो ये Na2CO3 है, देख रहे हैं आप, Na2CO3 ये निकल गया, Na2CO3 बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकल गया। अब क्या बचा? CH3 के साथ H जुड़ गया। क्या बचा? CH3 के साथ H जुड़ गया। क्या बचा? CH3 के साथ H जुड़ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मीथेन। और इस तरीके से हमें मीथेन मिल गई। अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन है, 1 2, लेकिन जो हमें एल्केन मिली है वो 1 कार्बन वाली है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। कार्बोक्सी का मतलब होता है CO2, जो कि COO की फॉर्म में निकली है। ये देखो COO, ये निकाल दिया हमने यहां से COO। तो COO यानी कि CO2 का एलिमिनेशन हो गया। किसकी फॉर्म में हो गया? Na2CO3 की फॉर्म में। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी। और इसमें हमेशा प्रोडक्ट जो मिलेगी, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से हमेशा 1 कार्बन कम वाली प्रोडक्ट हमें मिलेगी। समझ में आ रही है बात? प्रोडक्ट हमें हमेशा रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम वाली मिलेगी। प्रोडक्ट हमेशा हमें रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम वाली मिलेगी। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही है जी बात? अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भैया हमें तो इथेन बनाना है, C2H6। ठीक है जी, इथेन बनाना है हमें। क्या करें जी हम? देखो भैया, अभी हमने लिया था CH3COONA, तो हमें मिला मीथेन। 2 कार्बन वाला लिया तो 1 कार्बन वाला मिला। अब हमें 2 कार्बन वाला बनाना है, तो हमें ये कितने कार्बन वाला लेना चाहिए? 3। हमारी इस पहेली सुलझ गई बस। अब हमें क्या करना है? CH3CH2COONA लेंगे हम, 3 कार्बन वाला। उसके साथ हमने क्या किया जी? NaOH ले लिया, CaO ले लिया, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, और यहां से अब हम क्या गायब कर देंगे? Na2CO3 को गायब कर देना है। ये हमने बाई प्रोडक्ट निकाल दी। अब क्या बचा हमारे पास? CH3CH2H, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? C2H6 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और क्या बन गया? इथेन। समझ में आ रही है बात? इसका नाम क्या हो गया भाई? ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेन, E हटाकर ओइक एसिड। ठीक है जी। और इसमें H हटाकर सोडियम जुड़ गया, तो यहां आ जाएगा सोडियम। और प्रोपियोनिक एसिड हटाकर क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है जी, सोडियम प्रोपेनेट। ठीक है, प्रोपेनोएट बन गया जी हमारा ये। क्लियर? प्रोपियो सोडियम प्रोपियोनेट बन गया। ठीक है जी, क्लियर? अब इसको हम कलेक्शन कैसे करते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जो भी मीथेन इथेन बनेगी,
किससे कलेक्ट करेंगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। किससे कलेक्ट करेंगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। किससे कलेक्ट करेंगे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, क्योंकि ये पानी में घुलते नहीं है और पानी ने ऊपर की तरफ मतलब डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता है तो ये ऊपर की तरफ उठकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट मेथड इसका, नेक्स्ट मेथड ये है भैया कि हम जिंक की रिएक्शन HCl से कराते हैं डाइल्यूट। ठीक है जी, तो हमें बन जाता है ये जिंक क्लोराइड और यहां पर हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है जी, इतनी टाइम इसे हम नहीं देते कि ये दो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना ले, इसको तुरंत पास कर दिया जाता है। इसको हम पास कर देते हैं किससे? CH3Cl, यानी कि किसी भी हैलाइड से। तो अब यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन दिखा दिए हमने। अब इनमें से एक हाइड्रोजन तो ये HCl बना देगी और दूसरी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी। क्या बन गया? CH3H या CH4, और इस तरीके से एल्केन बना दी जाती है। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बड़ी फुर्ती से यूज करनी है हमें, इसको इतना टाइम नहीं देना, देर नहीं करनी है, इसके निकलते ही तुरंत ही इसे हैलाइड के अंदर पास कर देना है। अगर आपने देर कर दी तो फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलेगा, फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें आसानी से नहीं मिलेगा। समझ में आ गई जी बात? क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब तीसरी रिएक्शन, जो तीसरा इसका मेथड है प्रिपरेशन का, हमने ले लिया एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। क्या ले लिया हमने? एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। इसके साथ हमने ले लिए 12 HOH। कितने ले लिए? 12 HOH। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या होगा जी? 3 है, 3 के साथ तो 3CH4 बन गया, 3 कार्बन के हिसाब से क्या बन गया? 3CH4, 4 तिया 12, 12H और ये क्या बन गए? CH4। अब 12 ही OH रह गए हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएंगे AlOH होल थ्राइस और 4 ये आ गए, तो 4 तिया 12, तो हमारे पास ये बन गया और CH4 हमें मिल गया। ठीक है जी, समझ में आ रही है जी बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट देखिए जी, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ट्रेडमार्क रिएक्शन है, 2024 एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से हमने ये जो पढ़ी है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो पढ़ी हमने, ट्रेडमार्क रिएक्शन कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में मिलनी है, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखें। अभी मैंने बताई ये वुड्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे हम? जैसे हमने CH3Br लिया, इसको 2 बार लिखेंगे इस तरीके से, CH3Br, CH3Br। अब ये रिएक्शन होगी भैया सोडियम के साथ। किसके साथ होगी? सोडियम के साथ। किसके साथ होगी? सोडियम के साथ। अब सोडियम क्या करेगा? दोनों Br के साथ रिएक्शन करके 2NaBr बना लेगा। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये ड्राई ईथर इसलिए लिया गया ताकि ये सोडियम महाराज शांत रहे, ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर देते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है,
इसे पानी का वो भी मिल गया ना, पसेव सा, बहुत बिल्कुल मॉइस्चर, हल्का गीलापन भी, तो ये बम पटाके छोड़ देगा। इतनी जबरदस्त तेजी से ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं ताकि ये इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये NaBr निकल गया। अब दोनों CH3 आपस में जुड़ गए, क्या बन गया? इथेन। समझ में आ रही है जी बात? तो इससे फायदा, इसका ड्रॉबैक ये है, इसकी लिमिटेशन ये है, इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? बहुत आता है, मीथेन नहीं बन सकती इससे। क्या लिमिटेशन है इसकी? मीथेन नहीं बन सकती। और दूसरी लिमिटेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स भी नहीं बन सकते इससे। यानी कि इससे 1 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 7 कार्बन वाली वो नहीं बनने की। वो बन भी जाएंगी तो उनको अलग करने में दिक्कत आएगी। उनको अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा। उनको अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। उसी तरीके से आपने 9th क्लास में भी ये केमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो उसी तरीके से जो अलग अलग कई एल्केन बनेंगी, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी मजबूरी है कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। इसलिए ये काम का सौदा नहीं है, ये किसी लिए भी हमारे लिए कारगर सौदा नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लियर? तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है जी? इसकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर ली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी हैव डन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन से अगला है यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है जी? इसकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर ली। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है आपका इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो यह है कि पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलती। दैट इज नेग्लिजिबल सॉल्युबल, ना के बराबर सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल, उनमें घुल जाएगी। ठीक है जी, उनमें आसानी से घुल जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से ये मीथेन की बात थी। इथेन में भी थोड़ा बहुत घुल जाती है वो स्पेरिंगली, लेकिन पूरी तरीके से घुलती है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इथेन और मीथेन में डिफरेंस हो गया। मीथेन ना के बराबर घुलती है, लेकिन इथेन थोड़ा बहुत घुल जाती है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। भाई जिसके पास भी सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। तो वही चीज है ये, इसको इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज कंबशन। कंबशन रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ एनी एल्केन, रिएक्शन ऑफ any organic compound with oxygen। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन कहलाती है। अब कंबशन रिएक्शन 2 तरीके की हो सकती है। किस बात पर? कि इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट or if insufficient oxygen is present, or
इफ आपका स्टिल लेस ऑक्सीजन, यानी कि ना के बराबर ऑक्सीजन हो। ठीक है जी। अब इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन, सॉरी इनकम्प्लीट कंबशन, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। दैट इज कंप्लीट कंबशन। अब जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम पैदा होती है, बिना धुएं वाली। ब्लू नीले कलर की बिना धुएं वाली लौ बनेगी। इनसफिशिएंट होगा तो येलो सूटी फ्लेम बनेगी, और इसी तरीके से अगर स्टिल लेस ऑक्सीजन होगी तो भी येलो सूटी फ्लेम बनेगी। इसके अलावा इसके अंदर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भैया CO2 गैस बनती है। इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और इस केस में केवल और केवल सूट बनता है, कालस बनती है। ये आपका टायर की रबर बनाने में, प्रिंटर्स की इंक बनाने में, ब्लैक कलर की, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कंबशन रिएक्शन हो गई। अब इस कंबशन रिएक्शन की कंप्लीट कंबशन के लिए, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन के लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, जिससे आपकी डायरेक्ट कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन आ जाएगी। और सिंपल उसको दिमाग में रखना है, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4O2 XCO2 प्लस Y बाई 2H2O, जहाँ पर X है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और Y है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई करके डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशंस निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्केन्स की, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, हाइड्रोजन एटम और एटम्स, हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन is substituted by any halogen जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है जी, इन डिफ्यूज्ड लाइट, मंदी रोशनी में जब हम एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा, सब्स्टिट्यूट होता रहेगा और उसकी जगह क्लोरीन आता रहेगा। जैसे कि CH4 को हम लिख सकते हैं CH3H। अब इस CH3H के साथ हमने रिएक्शन करा दी क्लोरीन की डिफ्यूज्ड सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट में, तो क्या होगा? ये एक HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। ठीक है जी। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ClH2H। CH3 को फिर मैंने H के फॉर्म में तोड़ दिया। अब फिर इसकी रिएक्शन मैंने Cl के साथ करा दी। अगेन डिफ्यूज्ड सनलाइट, अब की बार बन जाएगा ये CH2Cl2, एक HCl और निकल जाएगा। इसी तरीके से Cl2CHH। ठीक है जी, फिर ClCl, HCl फिर निकल गया, डिफ्यूज्ड सनलाइट CHCl3HCl। इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। मूवीज में देखा होगा रुमाल पे छोड़ती हैं, तो वो यही है, बेहोशी की दवा की तरह यूज की जाती है इसको, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट आपका Cl3CH प्लस ClCl, तो ये हो गया जी आपका CCl4 प्लस
समझ में आ रही है जी बात। तो इस तरीके से ये रिएक्शन रुकेगी ही जब जितनी हाइड्रोजन है एल्केन के अंदर वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। क्लोरीन ब्रोमीन सबसे बेहतर ढंग में देते हैं इसे, लेकिन आयोडीन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और फ्लोरीन के साथ धमाका हो जाता है, यानी कि एक्सप्लोजन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखिए जी, कैटालिटिक ऑक्सीजन कंबशन ऑक्सीडेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि आपको दिया गया, देखो ये 2CH3 + O2 और ये दिया आपको 475 केल्विन कॉपर ट्यूब के अंदर ये कराया गया है। ठीक है, 120 एटमॉस्फेयर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब एक तो तरीका है इसका, रट्टा मारे हम, इसको याद कर लें। अब हम आपको बताते हैं बहुत बेहतरीन जुगाड़, रटना नहीं है। देखिए जी, अब इसमें क्या करेंगे आप, CH4 है, इसको आप लिखेंगे CH3H इस तरीके से, और ऑक्सीजन को लिखेंगे ऐसे O डबल बॉन्ड O। कंडीशन सेम ये आ गई जो दी हुई है ये। ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो ये आपका बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ दिया बॉन्ड, ये टूट गया बॉन्ड, और ये आपका 2CH3 इस तरीके से हम दिखाएंगे, एक O इसके बीच में आ जाएगा, एक O इसके बीच में आ जाएगा, और हमें क्या मिल गए, 2 CH3OH। यही हमारा प्रोडक्ट है। जुगाड़ क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से दूसरा जुगाड़ देखो, बेहतरीन चीज बता रहा हूं, गोली अंदर दम बाहर, CH4 + O2। अब मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जा रही है। ठीक है जी। अगेन भाई रट्टा मारो। अब हम जुगाड़ बता रहे हैं आपको, देखिए बेहतरीन जुगाड़। इसको लिखें आप HCH2H। CH4 को कैसे लिखेंगे, HCH2H। ठीक है, और प्लस O डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए जी, H2O निकाल दो। क्या निकाल दिया हमने, H2O। क्या निकाल दिया हमने, H2O। और जो ये दूसरा बचा है वो इसके साथ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया जी आपका HCH, और O आ गया ये वाला, और प्लस H2O। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम हो गया, सीख लिया हमने, और हमें रटना भी नहीं पड़ा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया हुआ है जी CH4 के 2 मॉलिक्यूल 3O2 मैंगनीज कंपाउंड की प्रेजेंस में। ठीक है जी। अब इसको क्या करें, जुगाड़ से हम दिमाग में रखेंगे इसको। अब इसको फिर वो से ही लिखो, HCH2H, 2 मॉलिक्यूल हमने लिख लिए, HCH2H इस तरीके से, प्लस 3 ऑक्सीजन लिख लिए अलग अलग करके। ठीक है जी, 3 लिख लिए ऑक्सीजन। अब देखिए भैया, एक तो ये वाटर निकाल दिया, ठीक है जी, एक ये वाटर निकाल दिया, तो हमारे 2 तो निकल गए H2O। ठीक है जी। अब ये 2 ऑक्सीजन यहां आ जाएंगे इसके बीच में, और ये 2 ऑक्सीजन इसकी खाली जगह पर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, HCHOO। रटने की जरूरत पड़ी, सीधा काम हो रहा हमारा बेहतरीन तरीके से। समझ में आ रही है जी बात, क्लियर। बाकी नेक्स्ट है स्लो ऑक्सीडेशन, CH4। पहले आप इसके ऊपर K2Cr2O7 + H2SO4 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। हैं, है ये, कैसे नहीं है।
तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन मिलेगी और ये बदल देगा इसको CH3OH में। फिर इसके ऊपर फिर इससे ऑक्सीजन मिलेगी, ये बदल देगा इसको HCHO में। इसके बाद फिर इसके ऊपर ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये इसको बदल देगा HCOOH में, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये CO2 और H2O में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी सारी रिएक्शंस हैं, जिसमें कि ये वाली जो अभी मैंने आपको जुगाड़ से बताई हैं, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। तो ये अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में रखें, दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। यूजेस आप इसके कर ही लेंगे दोनों के। तो ये आपका लगभग आधा सेक्शन कंप्लीट हो गया। कल इसको पूरा कंप्लीट करके और कल हम फिर क्या शुरू करें, मोल कंसेप्ट शुरू कर दें। तो मोल कंसेप्ट कल इसको ले लेते हैं। इसके साथ मुझे आधा पौन घंटा और चाहिए, कल आधा घंटे में इसका बाकी हिस्सा कंप्लीट करके फिर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि फिर वही 10 नंबर का कम से कम क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको मिलेगा। अब इनकी ढंग से प्रैक्टिस करें घर पर, बार बार इन्हें लिख लिख कर देखें। जितना लिख लिख कर देखेंगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा। कल फिर जुड़िएगा आप इसी टाइम पर 6:30 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे, और फिर हम लाइव क्लास में फिर बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और मेंटोर जी पर आपको स्कोर करने की नई नई ट्रिक बताएंगे, ताकि आपका आने वाला एग्जाम फिर बहुत बेहतरीन तरीके से सुपर हिट जाए और आप बढ़िया एग्जाम में नंबर्स गेन कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं 6 साढ़े 6 बजे ही लाइव क्लास में, क्लास 10th केमिस्ट्री, और आगे के आपके वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं।